नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही आज फिर से थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसा टॉपिक है जिसकी डिमांड हमारे स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा है और शायद ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी जो मुझे बार बार इस सब्जेक्ट के लिए कहते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी रूट्स हैं, कई ऐसी ब्रांचेज है जिसमें हमें बार बार लिंक करना पड़ता है और उस लिंक करके हम प्रिडिक्टिव पार्ट को करते हैं। जो प्रिडिक्टिव पार्ट है ये कई सारे तरीक़ों से बाहर आता है। इसको हम हाउसेस के बेस के ऊपर, नक्षत्रों के बेस के ऊपर, साइन के बेस के ऊपर, प्लैनेट के बेस के ऊपर कंसिडर करते हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेगा। हमारे कई स्टूडेंट्स एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ स्टूडेंट हाउसेस के ऊपर करते हैं, कुछ साइन के ऊपर करते हैं, कुछ नक्षत्र के ऊपर करते हैं। लेकिन एक जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ होता है वो इन सारी चीज़ों को लिंक करे। हमारे पास राशि, हाउस, प्लैनेट और नक्षत्र, इन चार चीज़ों के अलावा कोई भी और ऐसी रूट नहीं है, लेकिन इन्हीं को इंटरलिंक करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। और इन सारी ब्रांचेस में से चाहे हम एस्पेक्ट की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन का मतलब है युति। युति का मतलब है दो प्लैनेट्स का इकट्ठे होकर बैठना। जब हमारा कोई भी दो प्लैनेट कहीं भी इकट्ठे होकर बैठेंगे उसमें कई सारी चीज़ें हमें फोकस करनी होती हैं। जैसे कि वो जो प्लैनेट इकट्ठे होकर बैठे हैं वो किन घरों के लॉर्ड हैं, उनकी अपनी एक बेसिक सिग्निफिकेशन कैसी है, उनकी नेचर कैसी है और वो किस घर में कैसा फल देंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हमें एक बहुत छोटी और बहुत बेसिक सिग्निफिकेशन समझनी होगी कि जनरली जब दो प्लैनेट इकट्ठे होंगे वो करेंगे तो करेंगे क्या। लेकिन इस कंजंक्शन से पहले आप ध्यान रखें कि वो सिर्फ कंजंक्शन ही ज़रूरी नहीं होती, उनका वो किन घरों के लॉर्ड हैं, वो बैठे कहाँ पर हैं, उनकी अपनी पर्सनल सिग्निफिकेशन कैसी है, तभी हम किसी भी रूट को एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में समझ पाएंगे। लेकिन घर, राशि और प्लैनेट की बात सबसे पहले करेंगे। नक्षत्र एक राशि के अगले हिस्से हो जाते हैं जो हमें नैरो प्रेडिक्शन के लिए काम आती हैं। लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा लिंक घर को भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लिंक राशि को भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि कंजंक्शन से होता क्या है। देखिए, सबसे पहला प्लैनेट हमारा सूर्य। हम एक सबसे पहले काम करते हैं, जिस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स की कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा। और थोड़ा सा ध्यान रखें, इन कंजंक्शंस को अपनी कॉपी में नोट करते रहें और उनको बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि अपने हाथों से किसी भी चीज़ को लिखना और उसको समझना और उसको दोबारा पढ़ना एक मोबाइल में वीडियो देखने से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सूर्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सन की बात करूँ तो सन एक कैसा प्लैनेट है? सन एक चमकने वाला प्लैनेट है। सन ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठने से उसको चमका सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, क्या सूर्य जैसा इतना आग का गोला जो प्लैनेट है, क्या वो जल्दी से किसी प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ज़्यादातर सूर्य की कोशिश क्या होगी कि सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट कंजक्ट करेगा, सूर्य उस ग्रह के ऊपर उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। या मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य जल्दी से अपने साथ बैठे हुए ग्रह के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता। सूर्य के क्या है बेसिक ट्रेट्स? सूर्य एक चमकने वाला एक आग का गोला है। अब मान लीजिए मैं सूर्य के साथ सबसे पहले प्लैनेट को लिंक करता हूँ, वो है चंद्रमा। सूर्य जो कि आग का गोला है और सूर्य जो कि 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि सन की राशि होती है और हमें ये भली भांति पता है कि जो 5 नंबर राशि है वो अग्नि तत्व की राशि होती है और ये सूर्य की राशि है। इसका मतलब सूर्य जिस राशि को कंट्रोल करता है वो आग की राशि है। और अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, किन चीज़ों का कारक है चंद्रमा? चंद्रमा सबसे पहले हमारे इमोशंस का कारक है। अगर एक शब्द में चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा कारक है हमारे इमोशन का। और अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा की राशि कौन सी है? 4 नंबर। 4 नंबर राशि जो कि जल तत्व की राशि है। इसका मतलब ऐसे दो प्लैनेट्स का बैठना जिसके ऊपर सूर्य हावी होगा। और हमें ये अच्छे से पता है कि जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होंगे
उस समय जब जातक का जन्म होगा तो वो अमावस्या का जन्म होगा। अमावस्या के जन्म का मतलब होता है कि उस दिन आसमान के अंदर, हमारे ज़ोडिएक के अंदर चंद्रमा का वजूद नहीं था। एक तो वैसे ही सूर्य ऐसा प्लैनेट जो कि आग का गोला है, और दूसरा चंद्रमा ऐसा प्लैनेट जो कि जल तत्व का है। इसका मतलब एक आग और एक पानी। और ये हमें बड़ी आसानी से समझ आ सकता है कि ऐसे दो प्लैनेट्स में सूर्य ही डोमिनेट करेगा चंद्रमा को। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों की बात की जाए, दोनों होरोस्कोप में इकट्ठे होंगे, तो सबसे पहली बात हमें यह ध्यान में रखना है कि उस दिन अमावस्या का जन्म था, ज़ोडिएक के अंदर चंद्रमा नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, सूर्य की 5 नंबर राशि है जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा की 4 नंबर राशि है जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उनका इकट्ठे बैठने से सूर्य चंद्रमा के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा को रोशनी भी सूर्य से ही मिलती है। इसका मतलब जब सूर्य चंद्रमा को डोमिनेट करेगा तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि ऐसी पोजीशन के अंदर चंद्रमा ही कमज़ोर होगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है, चंद्रमा मदर है। तो ऐसी पोजीशन में किसी भी जातक की ज़िंदगी में ये शब्द यूज़ करना कि आपको इमोशनली प्रॉब्लम आएगी, आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस रहेगी, और हो सकता है मदर के साथ भी, मदर की तरफ से भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। इस प्रॉब्लम शब्द को हमने डायरेक्टली ये नहीं कहना कि मदर की मृत्यु को लिंक कर दें या आप किसी तरीके से मदर बीमार हो, ऐसी बात नहीं है। मदर के सुख में कमी किसी भी रीज़न से हो सकती है। हो सकता है कि आप विदेश रह रहे हो और आपकी मदर यहाँ रह रही हो, क्योंकि मदर सिर्फ हमारे मदर ही नहीं, हमारी मदर लैंड भी हमारी मदर होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे इंसान इमोशनली वीक रहते हैं, ऐसे जातकों का माइंड फ्लक्चुएट होता है, और ऐसे जातकों का दिल बड़ी जल्दी टूट जाता है, और ऐसे जातक किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में बड़ी जल्दी आ सकते हैं। लेकिन अगर रिश्तों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे जातकों को अपनी मदर की तरफ से कोई ना कोई इशू रह सकता है, किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट अपने मदर की तरफ से रह सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी कई बार ऐसी हो जाती है जिसके कारण हम लोग उदास रहते हैं, या कई बार हमें नेगेटिव इमेजिनेशंस होती रहती हैं। अगर मैं जनरली सिर्फ इन्हीं 2 ग्रहों की कंजंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर इमोशंस का कमज़ोर होना एक आम बात है। लेकिन यहाँ पर हमें ये शब्द नहीं भूलना कि इसके नीचे राशि कौन सी है, इसके नीचे राशि कौन सी है, वो घर कौन सा है, इनको रोल क्या होरोस्कोप में मिला हुआ है, ये जानना अभी हमारी स्टेज नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जानते जाएंगे कि किस प्रकार हमें इसको लिंक करना होगा दोनों के दोनों प्लैनेट्स को। अभी हमारा जो प्रोसेस है वो यही है कि जब सन और मून की कंजंक्शन होगी वहाँ पर सूर्य चंद्रमा के ऊपर हावी रहेगा। यहाँ पर इमोशंस की प्रॉब्लम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में होती रहेगी। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फिर मरकरी के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार सूर्य और मरकरी की कंजंक्शन की बात करेंगे और उनका क्या रोल रहेगा ये मैं बताता हूँ। दूसरा, अगर मैं बात करूँ सूर्य के बारे में और मरकरी के बारे में, सूर्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सूर्य एक आग का गोला है, सूर्य एक लाइट है, सूर्य एक प्रकाश है। और अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी को हमारे ज्योतिष के शास्त्र में राजकुमार की उपाधि दी गई है। इसे राजकुमार कहा गया है और इसे किंग का मैसेंजर कहा गया है। और राजा की उपाधि हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसको दी गई है, वो दी गई है सूर्य को। और राजकुमार की उपाधि और मैसेंजर की उपाधि किसको दी गई है, वो है मरकरी को। मरकरी नैसर्गिक तौर के ऊपर, एक नेचुरल तौर के ऊपर कैसा प्लैनेट है, एक हंसाने वाला प्लैनेट है, एक स्पीच का कारक है, और ओवरऑल मरकरी बुद्धि का कारक है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सूर्य और मरकरी, जिसको बुध आदित्य योग कहा गया है, इनके बैठने का क्या मतलब है, इनके बैठने का मतलब है प्रकाश और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे जातक प्रकाशवान भी होंगे और ज्ञानवान भी होंगे। ज्ञानवान का मतलब होगा स्पीच के रिलेटेड। स्पीच का मतलब ये एक यंग प्लैनेट है, इसलिए ऐसे जातक हंसाने वाले हो सकते हैं, बुद्धि वाले हो सकते हैं।
लेकिन ऐसी पोजीशन में आपके दिमाग में एक बात आएगी कि बुध तो हमेशा ही सूर्य के आसपास रहता है। क्या सभी लोगों के बुध द्वितीय योग इंप्लीमेंट होगा? ये बात जानने के लिए हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो कंजंक्शन है एक्चुअली किस घर में हुई है। और सूर्य आग का गोला किसी भी ग्रह को जलाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कहीं बुध सूर्य के इतना डिग्री के लिए नज़दीक तो नहीं आ गया कि बुध अस्त हो गया हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगा कि बुध को पूरी तरह से अस्त होने का दोष नहीं लगता। हमारे होरोस्कोप के अंदर कई सारी ब्रांचेस के ऊपर ये बात कही जा सकती है कि जातक कैसा होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं बुध भी सूर्य भी बुध के ऊपर हावी रहेगा, लेकिन हमारी जो ओवरऑल नेचर है वो इंडिविजुअली चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए यही बुध द्वितीय योग किसी ऐसे जातक के बन रहा है जो कि ज़िंदगी में इतना भाग्यशाली नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा खराब हो सकता है और उसका गुरु खराब हो सकता है, क्योंकि हमारे किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा कभी नहीं होगा एक कंजंक्शन से हम पूरा के पूरे रूल बनाएंगे, लेकिन इनको कैसे जोड़ना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो सूर्य मरकरी की बात की जाए, ऐसे जातकों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज होता है। ऐसे जातक प्रकाशवान और ज्ञानवान दोनों होते हैं। ऐसे जातक मरकरी जो कि व्यापार का कारक है, सूर्य जो कि नेम फेम का कारक है, ऐसे जातक अपने व्यापार के बलबूते के ऊपर नेम फेम कमाते हैं। तो यहाँ पर जैसे सूर्य ने चंद्रमा को ज़्यादा डोमिनेट किया था, कहीं ना कहीं सूर्य ने मरकरी को इतना डोमिनेट नहीं किया। इनकी अच्छे घरों में केंद्र और त्रिकोण में कंजंक्शन जातक को बुद्धिमान बनाएगा, जातक के बोलने की शैली बहुत अच्छी होगी, जातक हंसाने वाला होगा, लेकिन जातक लॉजिकल भी होगा। ये अपने अपने देश काल पात्र परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को कवर कर लेता है और हमें अपने परिवार के अकॉर्डिंग, हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग और बाकी प्लैनेट्स के साथ इसको कंपेयर करके हम इन हालातों में पहुंचते हैं कि ये प्लैनेट हमें कितना को अच्छा और कितना को बुरा फल देगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने सन और मून की कंजंक्शन और सन और मरकरी की कंजंक्शन के बारे में बात की है। अगली बार हम नेक्स्ट कंजंक्शंस की बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।